ये वाला जो पैराग्राफ है बेटा ये हमने किया था ये। जी सर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो लिख दिए हैं, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम है सबसे पहले, और इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से ही सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, आपके लिए और अच्छा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि यहां से लेकर यहां तक, इस रीजन से माउथ से लेकर, और ये जो रीजन गिजार्ड वाला दिख रहा है यहां तक फोरगट है। ये जो एक कॉयल मार रखा है यहाँ पर ये है मिडगट, और ये जो छोटा सा नैरो इलियम है, उसके बाद ब्रॉड कॉलन और रेक्टम है, ये सारा है हिंडगट। तो फोरगट हो गया, फिर ये मिडगट हो गया, फिर ये हिंडगट हो गया। इज दिस क्लियर? यस, सिंपल है। ठीक है, फोरगट है, देन ये मिडगट है, ये हिंडगट है। After that, alimentary canal present in the body cavity is divided into three regions: foregut, midgut, hindgut. The mouth opens into short tubular pharynx. Obviously दिख रहा है हमें, pharynx short है, tubular है, leading to a narrow tubular passage called esophagus. Esophagus ये जो है narrow है लेकिन longer है. It is esophagus is longer than the pharynx. Obviously ये एक obvious चीज है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिख देते हैं, इन्होंने नहीं लिखा है तो ठीक है, कि esophagus is longer than pharynx. Does in turn open to sac-like structure called crop. यहां से क्वेश्चन का पॉइंट है, ये जो डायलेटेड रीजन दिख रहा है, इट इज व्हाट? इट इज डायलेटेड रीजन। और काम क्या है इसका? टेम्पोररी स्टोरेज। और क्या चीज है यहां पर? ये भी खास बात है इसकी कि कॉमन ऑर्गन ऑफ कॉकरोच एंड बर्ड्स along with gizzard, along with gizzard। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्रॉप और गिजर्ड दोनों बर्ड्स और कॉकरोचेस में सिमिलर, मतलब हाँ, एक ही सिमिलैरिटी है। ओके, देन द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक, इट कौन? गिजार्ड। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलर। इट में किसकी बात की जा रही है? गिजार्ड की। So gizzard has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle, forming 6 highly chitinous plates called teeth. यहाँ पर तीन चीजें हैं बेटा। सबसे पहले है सर्कुलर मसल, फिर है क्यूटिकल, क्यूलिकल लिख रखा है यहाँ पे, क्यूटिकल है ये। ठीक है, तो देर आर थ्री इक्विपमेंट्स हेयर। एक तो है थिक सर्कुलर मसल्स, फिर है थिक इनर क्यूटिकल, और उसके बाद फिर काइटिनस प्लेट्स। तीन चीजें हैं गिजार्ड में। क्या काम है? ग्राइंडिंग का। G4 गिजार्ड, G4 ग्राइंडिंग हो जाएगा फूड पार्टिकल का। द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। फोरगट में इनर लाइनिंग होती है क्यूटिकल की, पूरी फोरगट में। अब आप कहेंगे सर क्यूटिकल है यहाँ पर, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस कैसे निकलते होंगे? बेटा नहीं निकलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड ओनली इन माउथ एंड फेरिंग्स। माउथ एंड फेरिंग्स के रीजन से जो फूड होता हुआ आता है वो सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवा से मिक्स हो जाता है, और वही नमी बनी रहती है, वही मॉइस्चर बना रहता है क्रॉप तक। ठीक है, वही मॉइस्चर बना रहता है क्रॉप तक। उसके बाद एक्चुअली, उसके बाद जब ये ग्राइंडिंग होती है इनकी, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है गिजार्ड में। तो यहां पर ये चीज समझ लो बेटा, अगर कॉकरोच की बात हो रही है और वहां पर आपसे पूछा गया है कि मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन कहां कहां पर हो रहा है, केमिकल यानी एंजाइमेटिक डाइजेशन, तो इसमें ये बात इंपॉर्टेंट होगी कि सलाइवरी ग्लैंड के जो सिक्रीशंस हैं वो माउथ में रिलीज हो रहे हैं हाइपोफेरिंक्स के पास, और वहां से जो लुब्रिकेशन हो रहा है, मैंडिबल्स ऑलरेडी उन्होंने पार्शियल ग्राइंडिंग कर दी है। उस पार्शियल ग्राइंडिंग के बाद जो फूड पार्टिकल्स हैं वो सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशंस से मिक्स होंगे, और उसके बाद फिर फेरिंग से, इजोफेगस से फिर वो क्रॉप की तरफ जाएंगे। क्रॉप में टेम्पररी एक रिजर्वॉयर टाइप है क्रॉप ये, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए।
उसके बाद गिजर्ड से धीरे 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 गिजर्ड से जब ये पास होता हो जाएगा तो वो जो 6 काइटिनस प्लेट्स हैं उससे ग्राइंडिंग होगी, उसकी चारों तरफ से ग्राइंडिंग होगी। जब ग्राइंडिंग होगी तो बहुत माइन्यूट पार्टिकल हो जाते हैं। पार्शियल डाइजेशन हो ही रखा है, सलाइवरी ग्लैंड की वजह से लुब्रिकेशन भी हो रखा है। तो वहां पर जब फर्दर ग्राइंडिंग हो जाती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं, बड़े पार्टिकल वहां से पास ही नहीं होने देगा वो गिजर्ड, ठीक है। और छोटे पार्टिकल्स जब मिडगट में पहुंचते हैं तो हिपैटिक सीके और मिडगट के सिक्रीशन से वहां पर एक्चुअली होता है एंजाइमेटिक डाइजेशन, ठीक है। तो कॉकरोच के फोरगट में एक्चुअली अगर एंजाइमेटिक डाइजेशन की बात करें तो सोर्स ऑफ एंजाइमेटिक सिक्रीशन कौन है? सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन की बात करें तो कौन कर रहा है? गिजर्ड। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ दैट फूड की बात करें तो कौन कर रहा है? क्रॉप। और सबसे स्टार्टिंग में भी ग्राइंडिंग हुई है, वो कौन, किसने की है ग्राइंडिंग? मैंडिबल ने, ठीक है। मैंडिबल के पास भी ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, सिर्रेशंस होती हैं, ठीक है। तो उनकी हेल्प से वहां पर ग्राइंडिंग, इनिशियल ग्राइंडिंग होती है। और फाइनल ग्राइंडिंग जो है फोरगट के एंड में हो गई है गिजर्ड से। तो जो भी फूड पार्टिकल है अब वो आ गए हैं मिडगट में, ठीक है। सो इसको हम और आगे पढ़ते हैं। It has an outer layer of thick circular muscles and inner cuticle forming 6 highly chitinous plate called teeth. Gizzard help in grinding the food particle. The entire foregut is lined by cuticle. Foregut में cuticle है. Ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric CK is present at the junction of foregut and midgut. ये रहा foregut, यहां पर खत्म हो गया गिजार्ड पे। और foregut के खत्म होने के बाद ये जो hepatic CK हैं, बेटा ये भी कह सकते हैं hepatic CK are present at the junction, है ना? क्या बोल सकते हैं? These are located at the junction of foregut and midgut, ठीक है। मीजेंट्रॉन या मिडगट, मीजेंट्रॉन में आ गया 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं बेटा इनका। अच्छा एक और चीज यहां पर डायग्राम से ही दिख रहा है, बड़ी बड़ी आसान सी चीजें हैं, देखो डायग्राम से ही दिख रहा है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल का जो बेटा डायमीटर है वो बहुत कम है ना। मालपीजियन ट्यूब्यूल जो कहां पर है? मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे है। नैरोअर ल्यूमन देन हिपैटिक सीके। Gizzard help in grinding the food particle. Entire foregut is lined by cuticle. 6 to 8 blind tubules की बात हो गई। इसके डायमीटर की बात हमने कर ली कि नैरोअर ल्यूमन होता है, देन हेपेटिक सीके मालपीजियन ट्यूब्यूल का, और नंबर इसका ज्यादा होता है, 100 to 150 होते हैं। ये येलो कलर्ड होते हैं, ठीक है। उनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं, लेकिन ये येलो कलर्ड होते हैं, थिन होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है। फिलामेंटस तो ऊपर भी थे लेकिन वो ज्यादा ट्यूबुलर थे, ये इनका ल्यूमन ज्यादा नैरोअर है। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। अब देखो हीमोलिम्फ से थोड़ा सा इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम का हिंट दे दिया। हीमोलिम्फ क्या होता है? हीमोलिम्फ कभी भी यूज होगा ना बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पर, तो ये जो वर्ड है ये यूज होता है, यूज्ड फॉर फ्लूइड प्रेजेंट इन ओपन साइनसेस। ओपन साइनसेस के लिए यूज होता है बेटा ये। Hindgut is broader than the midgut and is differentiated into ileum, colon and rectum. The rectum opens into the anus. बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात लिखी है। मिडगट के बाद हिंडगट होता है, हिंडगट ज्यादा ब्रॉडर होता है, लेकिन ध्यान रहे ल्यूमन ऑफ इलियम इज नैरोअर। इसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो पहले ये बताओ ये क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप यानी बॉडी हॉलो है, इंटरनल सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड है। पुअरली डेवलप्ड क्यों बोला हमने? पुअरली डेवलप्ड इसलिए बोला क्योंकि ये जो ब्लड वेसल है ना, ये इधर उधर और कहीं नहीं है। ये जो एक चैम्बर दिख रहा है आपको, ये मान लो ये एक चैम्बर है, तो इससे दूसरे चैम्बर में जाने के लिए ये जो छोटी सी है यही ब्लड वेसल है, बाकी इधर उधर कोई ब्लड वेसल नहीं गई है। आप कहेंगे तो सर ये क्या चीज है? ये एलरी मसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स थोड़ी हैं, ये एलरी मसल्स है, ठीक है। सो ब्लड मतलब वेसल 13 चेम्बर हार्ट हो गया ना इसका तो? हाँ बिल्कुल, हाँ 13 चैम्बर्ड हार्ट हो हाँ गई, और 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स हो गई। 13 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स और 13 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें गिनना मत, कुछ गड़बड़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बना सर रहे। ये छोटा कॉकरोच होगा। अच्छा
तो मतलब छोटे बच्चे के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होते, वाह, उसमें 3 होंगे तो हम ये बोल देंगे छोटा बच्चा है। मैं 12, इसमें 12 चैम्बर बना रखे हैं बेटा, 12 पेयर ऑफ एल्जी मसल और 12 चैम्बर्ड हार्ट बना रखा है, ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा, इसको ध्यान रखना। यहाँ 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस, हीमोसील, ये जो हीमोलिम्फ हमने पढ़ा था ऊपर, ये कहाँ किस स्पेस में रहता है, तो हीमोसील उस स्पेस को बोलते हैं। वो जो ओपन साइनस है, ओपन ब्लड साइनस है, उसी को हमने कहा हीमोसील। सीलोम से आया है, सीलोम मतलब कैविटी, हीमोसील मतलब जिसमें ऐसी सीलोम जिसमें हीमोलिम्फ होगा। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन हीमोसील आर bathed इन द ब्लड, ऑब्वियसली अगर एक ओपन साइनस है, उसी ओपन साइनस में सारे के सारे विसरल ऑर्गन होंगे, तो हम ये कहेंगे ना कि सारे विसरल ऑर्गन्स बेटा कहाँ हैं, सारे विसरल ऑर्गन्स उसी फ्लूइड में एम्बेडेड हैं, उसी फ्लूइड में इमर्ज्ड हैं, सारे विसरल ऑर्गन, ठीक है, बाथड हैं उसमें। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ, हीमोलिम्फ के कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कलरलेस प्लाज्मा। कलरलेस प्लाज्मा कहने का मतलब क्या, हीमोग्लोबिन एब्सेंट, है ना। अच्छा यहां पर क्या बोला, कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, ब्लड सेल्स हैं यहां पर बेटा, और प्लाज्मा कलरलेस है। इसको जरा हम कंपेयर करें अर्थवॉर्म से, तो अर्थवॉर्म में क्या था, कलरफुल प्लाज्मा, क्यों, क्योंकि अर्थवॉर्म के केस में प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन डिसॉल्व होता है, वहां आरबीसी नहीं होती, आरबीसी यहां पर भी नहीं है, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा में भी हीमोग्लोबिन नहीं है। तो आप कहेंगे सर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन है नहीं, आरबीसी इसके अंदर है नहीं, तो आखिर ऑक्सीजन पहुंचेगा कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स से। भाई लेटरल साइड में वो जो 10 स्पाइरेकल्स हमने पढ़े थे, उन्हीं की हेल्प से ये रहे। पूरी बॉडी में जब नॉस्ट्रिल्स पूरी बॉडी में हो, ठीक है, और ट्रैकिया पूरी बॉडी में हो, ठीक है, तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा, हीमोलिम्फ की किसी हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसा ही है यहाँ। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो थोरैक्स और एब्डोमेन है, यानी कि ऊपर से देखें, ये डॉर्सल डायफ्राम है, ये वेंट्रल डायफ्राम है, और ये परफोरेटेड होता है। ऊपर हो गया पेरिकार्डियल साइनस, ये हो गया पेरीविसरल साइनस, ये हो गया पेरीन्यूरल साइनस, ठीक है, तो ये हो गया हेड साइनस। तो यहां पर ये क्या है, ये है बेटा डॉर्सल, और ये क्या है वेंट्रल, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देंगे कि जो एंटीरियर एओर्टा है एक, ये एंटीरियर एओर्टा यहां पर आया हुआ है, और फर्स्ट चैम्बर ये है, ऐसे ही यहां पर फिर चैम्बर्स हैं। तो इस टाइप से इसकी पूरी जो पोस्टीरियर रीजन तक है, यहां पर कितने 13 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, 13 ट्यूबुलर छोटे छोटे हार्ट प्रेजेंट है, ये कह सकते हो। तो 13 चैम्बर्ड हार्ट या 13। एक क्वेश्चन है, मतलब यस, अजीब सा क्वेश्चन है कि इन्हें हार्ट अटैक्स वगैरह कुछ होता होगा ऐसा, नहीं, मतलब हार्ट अटैक बेटा एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ज्यादा है, कॉकरोच हार्ट अटैक से मर गया। हार्ट अटैक जो है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह जो होता है उससे रिलेटेड होता है, और वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो जो नेचर के साथ ट्यूनिंग में है उसको ये डिसऑर्डर नहीं होंगे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है। दूसरा एक और वो है, मतलब मुझे लगा कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह का हो गया, जैसे खाना तो ये भी वही खाते हैं जो हम खाते हैं, कहीं पे भी खा लेंगे। हाँ, कॉर्टिसोल लेवल जो होता है, जो चीजों को ज्यादा सोचने से होता है, वो इस केस में नहीं होगा, है ना, है ना। जो कॉर्टिसोल होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो कॉकरोचेस में इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो किसी चीज को इतना रिपीटेडली सोचें, कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा हो, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़े, ठीक है। प्लस वो टेस्ट के लिए अलग अलग ऐसी ऐसी चीजें नहीं खाते हैं जैसे हम खाते हैं, तो हमारे अंदर टेस्ट की वजह से, टेस्टी फूड को खाने की वजह से या जंक फूड खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। जैसे हमारे अंदर होता है कि हार्ट में कोरोनरी वेन्स होती हैं जो कि ब्लॉक हो जाती हैं, तो इमीडिएट सप्लाई जिसको हम बोलते हैं ना मायोकार्डियम तक, वो नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो ट्यूबुलर हार्ट है, उनकी वॉल इतनी ज्यादा थिक है ही नहीं, प्लस उन्हें उतना ज्यादा काम करना ही नहीं है जितना ज्यादा काम हमारे अंदर करना पड़ता है हार्ट को। प्लस हमारे पास एक ही हार्ट है जिसको उतना पंपिंग फोर्स जनरेट करना है, तो उसको इमीडिएटली इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जबकि अगर हम कॉकरोच की बात करें तो वहां पर 13 चैम्बर्स हैं भाई, ठीक है। तो 13 चैम्बर्स की वजह से एक टाइप से डिवीजन हो जाता है, उस पंपिंग, उस उतनी पंपिंग जो है, अगर एक
ट्यूबुलर पोर्शन को करनी होती, जिससे वो एक बार में पंप करे और हेड साइनस तक चला जाए ब्लड, तो वहां पर हम कुछ कह सकते थे, लेकिन वैसा भी नहीं है। तो थिन थिन वॉल्स हैं हार्ट चैम्बर्स की, ठीक है, और वहां पर इतना लोड नहीं है, तो मतलब ये तो प्रैक्टिकली कहना ठीक नहीं होगा कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन। मैं एक्सप्लेन कर रहा था मिड डॉर्सल लाइन, ये वाला जो अपना था, ये मिड डॉर्सल है बेटा, है ना। यानी कि अगर आप ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बीचों बीच है, और अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये कहां पर है, डॉर्सल साइड में है, ठीक है। तो 13 चैम्बर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ थोरैक्स और एब्डोमेन तक ये जो हार्ट है ये इलोंगेट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। ऑस्टिया यानी कि यहाँ पर ऑस्टिया होते हैं, और उन ऑस्टिया से अंदर हीमोलिम्फ का फ्लो होता है। साइनसेस से ब्लड हार्ट की तरफ एंटर हो रहा है, ठीक है, थ्रू ऑस्टिया, और उसके बाद फिर एंटीरियरली आगे के साइनसेस में वो पंप हो रहा है। तो यहां पर देखो, यहां पर बोल दिया ना कि पंप हो रहा है इंटीरियरली, तो क्वेश्चन का पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आ गया कि पोस्टीरियो एंटीरियर सर्कुलेशन है। पोस्टीरियो एंटीरियर सर्कुलेशन यानी कि एब्डोमेन है, वहां से थोरैक्स से होता हुआ फिर हेड की तरफ जा रहा है ब्लड। The respiratory system consists of a network of trachea that open through, ये तो हमने डिस्कस की थी बात कि 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स होते हैं जिनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। इन स्पाइरिकल्स की हेल्प से अंदर यहाँ पर एयर जाएगी और यहीं से एयर बाहर भी आएगी। तो ये जो स्पाइरिकल्स हैं ये एक टाइप के नॉस्ट्रिल्स हैं। स्पाइरिकल्स आर like nostrils because they are the actual, what we can say, they are the actual equipment of the respiratory system for the exchange of air between the body and surrounding, है ना, spiracles. Thin branching tubes, tracheal tubes subdivide into tracheoles, each carry oxygen from the air to all the parts. अब यहाँ वहां पर कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि ऑक्सीजन को ही लेके जाएगा, सारे गैसेस को लेकर जाएगा, लेकिन वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, हायर टू लोअर जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्पाइरिकल से ट्रैकिया में आएगा, ये जो लॉन्जिट्यूडनल ट्रंक आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये स्पाइरिकल्स हैं, स्पाइरिकल से फिर लॉन्जिट्यूडनल ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया में जाने के बाद फिर ट्रैक्योल्स में चला जाता है, ट्रैक्योल्स और सब डिवाइडेड हो जाते हैं ना, तो सीधे सीधे ऑर्गन्स पर है। देखो अब यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, ठीक है, मान लो कि ये कोई ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है, ठीक है। अब इस ऑर्गन पे अगर ये जो ट्रैकिया था, ट्रैकिया से फिर ट्रैक्योल्स निकल गए, ये इतने माइन्यूट हो गए कि यहाँ से गैसेस जो हैं वो सीधे सीधे डिफ्यूज हो सकती हैं, और ये कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन पे डायरेक्टली वो एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस ऑर्गन को किसी हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो ऑर्गन है डायरेक्टली इन ट्रैक्यूल्स से ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन प्रिंसिपल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को फॉलो करते हुए यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इन ट्रैक्यूल्स में चली जाएगी, और इन ट्रैक्यूल से ट्रैकिया में, और उसके बाद फिर स्पाइरिकल से जो कि नोस्ट्रिल की तरह एक्ट कर रहे हैं, वहां से एक्सेलेशन हो जाएगा। तो इनहेलेशन एक्सेलेशन स्पाइरिकल से हो रहा है, और अल्टीमेटली ये जो ट्रैक्यूल्स हैं ये बहुत ज्यादा माइन्यूट हैं, और इतने माइन्यूट है कि यहाँ से गैसियस डिफ्यूजन आराम से हो सकता है, ठीक है। ये ऑर्गन्स पर मैंने इसमें ये वाली लाइन पढ़ी थी कि poorly developed circulatory system compensated by highly developed respiratory system. वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल सही है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम कहते हैं कि भाई वो हाई, मतलब वो एक एडवांस लेवल का सर्कुलेटरी सिस्टम है, हाईली डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप का, ठीक है। लेकिन पुअरली डेवलप्ड है यहाँ पर, क्योंकि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से डेवलप हो गया है, ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ओके, अगर कैपिलरीज प्रेजेंट होती तो वहां पर बंद होकर ब्लड और उसके साथ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है दूर दूर तक पूरी बॉडी में चली जाती, ठीक है, लेकिन वो चीज यहाँ पर है नहीं प्रेजेंट, ठीक है, पुअरली डेवलप्ड है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे।
तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसने कंपनसेट कर दिया, हीमोग्लोबिन नहीं है कोई बात नहीं, आरबीसी नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। जो ट्रैकिया है, ट्रैक्यूल उससे बन गए और वो डिवाइड सब डिवाइड होते हुए इतने माइन्यूट हो गए कि डायरेक्टली ऑर्गन पर एंड हो रहे हैं और वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली ऑर्गन के साथ हो जा रहा है। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गन, वी कैन से दिस, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ट्रैक्यूल तक का, वो डायरेक्टली ऑर्गन के कॉन्टैक्ट में है भाई, ठीक है। तो ऑर्गन को किसी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रेस्पिरेटरी system is highly developed and it compensates the poorly developed circulatory system in cockroaches, ठीक है। The opening of the spiracles is regulated by the sphincters, यहां पर sphincters लगे हुए हैं। sphincter आपको पता होगा सर्कुलर मसल्स होती है बेटा, सर्कुलर मसल्स हैं। exchange of gases take place at the tracheoles by diffusion, ट्रैकिया में नहीं होता, स्पाइरकल्स में नहीं होता, और किसी ट्यूब में नहीं होता, बड़े बड़े ट्रैकियल ट्रंक्स में नहीं होता, कहां होता है? ट्रैक्यूल के लेवल पे, ठीक है। कैसे होता है? कोई एटीपी मीडिएटेड प्रोसेस है क्या? नहीं, डिफ्यूजन से होता है, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ क्लियर? मुझे ये बता दो पहले कि यहां पर 3 सिस्टम हम लोग पढ़ चुके, डाइजेस्टिव पढ़ चुके, सर्कुलेटरी पढ़ चुके और रेस्पिरेटरी पढ़ चुके। इतना क्लियर हुआ क्या? अच्छा, इसके बाद यहां पर है एक्सक्रीटरी। अब यहाँ एक्सक्रीटरी में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमने डाइजेस्टिव से लिंक करके पढ़नी है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, ठीक है, एंड दे आर नैरोअर देन द हेपेटिक सीके। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर कि द hemolymph is having all the coelomic fluid, so that coelomic fluid is having all the nitrogenous waste, okay, excess amino acids or the urea or the ammonia or some molecules of uric acid as well. So what the function of Malpighian tubule is to absorb the excess waste as well as the excess water which is present in the hemolymph or the hemocoel, we can say. वहां से absorb करने के बाद the synthesis of uric acid actually happens inside the Malpighian tubule. That is the point of question. Okay, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उसको। Excretion is performed mainly by Malpighian tubules, mainly by, है ना? Why? क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की सबसे पहली लाइन है वहां मालपीजियन ट्यूब्यूल लिख दिया, और जो लास्ट लाइन है वहां पर नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड लिखी हुई है, ठीक है। सो ये हेल्प करते हैं। फैट बॉडीज, 3 चीजें, फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड, ये तीनों हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। और ओवरऑल ये क्या है? ये एक इंसेक्ट है, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट है। तो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल, आई रिपीट, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल यूरिकोटेलिक होते हैं। लिख देता हूं यहां पे मैं यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड इज द मेन प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। सो ईच ट्यूब्यूल इज लाइन्ड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स, ठीक है। ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल, ग्लैंडुलर जो है वो उसको एब्जॉर्ब करके लाएंगे, सीलिएटेड सेल उसको आगे लेकर जाएंगे, कहां? हिंडगट की तरफ। तो अलग से एक्सक्रीटरी पोर नहीं है, जो एनस है उसके थ्रू ही रिमूवल होगा, ठीक है। अलग से एक्सक्रीटरी पोर यहाँ पर नहीं, यूरिनेशन तो है ही नहीं भाई। सॉलिड मतलब यूरिक एसिड जो है उसके एलिमिनेशन के लिए तो लीस्ट वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन होगा भाई कि द कॉकरोच यूरिनेट्स और नॉट? नो, इट नेवर डज। ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स हैं, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट, देखो लिखा हुआ है, they absorb nitrogenous waste product and convert them into uric acid. It means what? Malpighian tubule के अंदर हो रहा है uric acid का synthesis, which is excreted out through the hindgut. तो हम बात कर रहे थे कि does cockroach urinate? No, it never does so. This insect is called uricotelic. Therefore, है ना, रीजन दिया हुआ है, assertion रीजन वाला पॉइंट अगर बनना होता तो बन जाता, ठीक है। The cockroach is known as a uricotelic organism. Why? Because इसके ऊपर वाली लाइन रीजन में हो जाती, आंसर 1 हो जाता, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम वाला जो मामला है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए ये हमने कर लिया।